हेलो हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग सभी? उम्मीद करता हूं कि मस्त स्वस्थ और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी बनाए रख पा रहे हैं। आज एक और नए वीडियो लेक्चर के साथ हम लोग आज इस लेक्चर वीडियो में बात करने वाले हैं विविध प्रश्नावली 6 कक्षा 12 की जो मैथ है उसमें 6 चैप्टर चल रहा था और 6 चैप्टर में हम लोग आज बात करने वाले हैं प्रश्नावली 6 और अध्याय 6 का जो विविध प्रश्नावली है उनके सभी प्रश्नों के बारे में इस लेक्चर वीडियो के अंदर मैं चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है, तो सीधी बात, नो बकवास, काम काम की अपनी क्लास ये थीम रहती है, अक्सर मैं बोलता रहता हूँ। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट से लास्ट तक मैं सारे प्रश्न इसी लेक्चर वीडियो के अंदर करवाने वाला हूँ। ठीक है, और इसका जो बेसिक मेथड है मैं थोड़ा बताता भी चलूंगा। ठीक है, और इसका बेसिक मेथड मैंने पिछले लेक्चर वीडियो में बना रखे हैं, आप पहले उन लेक्चर वीडियो को जाके देख सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन एक्स द्वारा प्रदत्त फलन एक्स बराबर ई पर उच्चतम है। ठीक है, तो यहाँ दिया गया है वी गिवन, गिवन वी गिवन हमें दिया गया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन एक्स, ये इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक है, इसको हमें सिद्ध करना है एक्स बराबर ई पर उच्चतम है। हमें इसको क्या सिद्ध करना है प्यारे विद्यार्थियों? हमें सिद्ध करना है कि एक्स बराबर ई पर उच्चतम है। ठीक है, उच्चतम सिद्ध करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करते हैं, एफ डैश एक्स याद करते हैं। तो पहले यहाँ एफ डैश एक्स कर दीजिए, यानी समीकरण एक का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन। अब इसका अवकलन करेंगे हम लोग तो एफ डैश एक्स क्योंकि एक्स के सापेक्ष क्यों कर रहे हैं, फलन ही एक्स का है, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, अब यहाँ एक्स के सापेक्ष करा तो या तो यू डॉट वी से कर लो या फिर यू अपॉन वी से कर लो। यू अपॉन वी से करा तो नीचे का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, फिर लॉग एक्स का एक्स को रखेंगे लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, फिर माइनस, फिर अपन log x को रखेंगे और x का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स से एक्स कटेगा 1 माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा, 1 माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा। इसके बाद में हम क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं कि एफ डैश एक्स को किसके बराबर, 0 के बराबर। तो एफ डैश एक्स यानी मैं लिख देता हूँ क्रांतिक बिंदु के लिए, किसके लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए, कि एफ डैश एक्स बराबर किसके करते हैं, 0 के। ठीक है, ये जो मेथड चलता है क्रांतिक बिंदु के लिए, यहां से क्रांतिक बिंदु के लिए। अब क्रांतिक बिंदु के लिए हम लोग क्या करते हैं इसमें कि एफ डैश एक्स बराबर 0, एफ डैश एक्स बराबर किसके, 0 के। तो 1 माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ हम ये लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। अगर एक्स स्क्वायर की यहाँ एक्स की वैल्यू 0 हो गई, ऐसे लिख दो, एक्स स्क्वायर लिख दो या फिर एक्स लिख दो। अगर एक्स की वैल्यू 0 हो गई तो इन्फिनिटी आ जाएगी, इसलिए इसको लिखना जरूरी है कि एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या बचेगा आपके पास, यहाँ बचेगा 1 माइनस log x इज इक्वल टू 0। इस log x को इधर लिया तो 1 इज इक्वल टू log x। ठीक है, अब यहाँ e, तो e बराबर क्या आ जाएगा, e बराबर x आ जाएगा। तो x बराबर क्या आ गया प्यारे विद्यार्थियों, x बराबर e मिलेगा आपको यहाँ। अब जैसे ही x बराबर e मिला तो इसका हमें पता नहीं कि उच्चतम बिंदु है या फिर निम्नतम। वैसे तो प्रश्न में साफ साफ कह रखा है कि उच्चतम सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो इसको उच्चतम सिद्ध करने के लिए इस एफ डैश एक्स का एक बार और अवकलन कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ करेंगे अगेन इसको इक्वेशन 2 नाम दे दो, अगेन इक्वेशन 2 डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसका एक बार और अवकलन कर दो, एफ डबल डैश एक्स। इसका अवकलन किया हम लोगों ने तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को रखेंगे 1 का 0 माइनस log x का 1 अपॉन एक्स, माइनस log x का क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स। ठीक है, माइनस का माइनस और 1 माइनस log x का log x। ठीक है, और एक्स स्क्वायर का क्या मिलेगा, 2x।
आगे इसी प्रकार अवकलन करेंगे, इसको हल करेंगे आगे, ठीक है। इसको सिंपल कर लो, सिंपल करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ये कटेगा, एक्स स्क्वायर से एक्स कटेगा तो माइनस का एक्स बचेगा, और माइनस टू एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करा, माइनस टू एक्स यहाँ मल्टीप्लाई करा, तो मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, माइनस माइनस प्लस टू एक्स डॉट लॉग एक्स। इसको थोड़ा सिंपल कर लो, सरल कर लो, तो एक्स की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है, एक्स की पावर 4। अब माइनस एक्स माइनस टू एक्स, तो एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस 3x और प्लस का 2x डॉट लॉग एक्स अपॉन एक्स की पावर 4, ये मिलेगा हमें, ठीक है, ये मिलेगा। अब यहां से आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, x बराबर ई पर बात करते हैं। अगर यहाँ x बराबर ई रखा हम लोगों ने, x बराबर ई पर, x बराबर ई पर, x बराबर ई पर बात करते हैं, तो यहाँ हमें मिलता है f डबल डैश ई इज इक्वल टू, f डबल डैश ई इज इक्वल टू माइनस का 3e और प्लस 2e, x की जगह सब जगह क्या पुट कर दो e, और e इसकी वैल्यू क्या रहती है 1, और अपॉन में क्या आ जाएगा e की पावर 4, e की पावर 4। तो f डबल डैश e इज इक्वल टू माइनस 3e प्लस 2e अपॉन में e की पावर 4। तो f डबल डैश e इज इक्वल टू माइनस का e अपॉन e की पावर 4, ये कटेगा तो e की पावर 3, एफ डबल डैश ई इज इक्वल टू हमारे पास 1 अपॉन ई की पावर 3 बचेगा। अब चूंकि e ग्रेटर देन 0 होता है, e ग्रेटर देन तो हमारे पास क्या होता है 0 होता है, ठीक है, इसलिए एफ डबल डैश ई की जो वैल्यू है वो भी हमेशा क्या मिलेगी, लेस देन 0, क्योंकि ये माइनस का आगे है, ये ग्रेटर देन 0 लेकिन माइनस का है, तो लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है, लेस देन क्या आ जाएगा 0। अब हमारे पास क्या मिल रहा है, लेस देन 0, इसका मतलब ग्राफ लेस देन का मतलब ऊपर से नीचे की तरफ घट रहा है। ग्राफ जैसे ये जो ग्राफ है ऊपर से नीचे की तरफ, लेस देन का अर्थ होता है ऊपर से नीचे की तरफ लगातार 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 किसी बिंदु x बराबर e से ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ घट रहा है, तो ये जो ऊपर का बिंदु है ये क्या कहलाएगा, उच्चतम। अतः x बराबर e उच्चतम बिंदु है, उच्चतम बिंदु है, x बराबर e क्या है प्यारे विद्यार्थियों, उच्चतम बिंदु है, और उच्चतम बिंदु पर क्या मिलता है, उच्चतम मान। अतः x बराबर e पर फलन का उच्चतम मान प्राप्त होगा, फलन का क्या प्राप्त होगा, उच्चतम मान प्राप्त होगा, फलन का उच्चतम मान प्राप्त होगा, ठीक है, और यही हमें सिद्ध करना था, थोड़ा मैं स्पीड से लूंगा इस क्लास को, ठीक है, आप लोग समझते चलना, कहीं किसी जगह समझ में नहीं आए तो वीडियो पॉज करके वापिस समझने का प्रयास करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन सेकंड, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न करवाने वाले हैं, मैं ये चाहता हूं कि एक छोटी सी क्लास के अंदर बहुत सारे प्रश्न हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी आधार पर, स्टार्ट देखिए, किसी निश्चित आधार बी के एक समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं, ये क्वेश्चन सेकंड है, और सेकंड का सॉल्यूशन करते हैं मेरे बच्चों, सेकंड का सॉल्यूशन, ठीक है। इस प्रश्न में हमें कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं और आधार बी है, आधार क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज का बी है, तो पहले हम लोग यहाँ समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है और इसका जो आधार है आधार बी है, ठीक है। प्रश्न में साफ साफ दे रखा है कि निश्चित आधार बी के एक समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं, तो ये इसकी समान भुजाएं ये है, मान लेते हैं ये समान भुजाएं हैं, ठीक है, और ये x मान लेते हैं और ये भी हम लोग क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, और समान भुजाएं 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से घट रही है, यानी कि यहाँ ये दे रखा है कि dx अपॉन dt बराबर 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से ये घट रहा है। उस समय जब त्रिभुज की समान भुजाएं आधार के बराबर हो, यानी ये जो त्रिभुज की समान भुजाएं आधार के बराबर हो, तब हमें क्या करना है, उसका क्षेत्रफल कितनी तेजी से घटेगा, उसका क्षेत्रफल कितनी तेजी से घटेगा। तो इस प्रश्न को थोड़ा समझने का प्रयास करना। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें क्या पूछा जा रहा है कि जब
कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, उसका आधार बी है, उसका आधार क्या है, बी है। और समद्विबाहु त्रिभुज के अगर आधार बी है तो ये दोनों भुजाएं क्या रहेगी, समान रहेगी, ठीक है। और समान भुजाओं में जो परिवर्तन है वो 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से क्या हो रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है, दर से घट रहा है, ठीक है। दर से क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, घट रहा है, ठीक है। तो इसमें एक ऐसी स्थिति आएगी कि जब ये घटेगा, देखना भाई प्रश्न में क्या कर रहा है, जब dx अपॉन dt 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से घट रहा है, तो घट रहा है तो यहाँ माइनस लेंगे हम लोग, क्या लेंगे यहाँ पर घटने का अर्थ होता है माइनस, यहाँ माइनस लेंगे, ठीक है। यानी dx अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से घट रहा है। और एक स्थिति ऐसी आएगी जैसे ये ऊपर से नीचे धीरे धीरे घटेगा, एक स्थिति ये आएगी कि इसकी जो भुजा है और इसका जो आधार है ये दोनों क्या रहेंगे, समान रहेंगे, कि x बराबर b पर इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, कि इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर कितनी होगी। इस प्रश्न में यही है, इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है, बाकी इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ है नहीं है, ठीक है। तो इस प्रश्न के ऊपर हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसमें क्या करने वाले हैं हम लोग, x है, ठीक है। चलिए अब क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है हम लोगों को, क्या ज्ञात करनी है, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, यहाँ से चलेंगे, त्रिभुज इसको a मान लेते हैं, ये a है, ये b है और ये क्या है, c है, ठीक है। तो त्रिभुज ABC से, त्रिभुज ABC से, त्रिभुज ABC से, ठीक है। यहाँ मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल इस पर डाल देते हैं, ये लो 90 डिग्री की लंबाई डाल देते हैं, ठीक है। अगर ये b है, ये टोटल b है, तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं ये b/2 हो जाएगी और ये भी कितनी हो जाएगी, b/2 हो जाएगी, ये भी b/2 हो जाएगी, ये भी b/2 हो जाएगी। तो हम यहाँ आधार, ये ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई, 1/2। मैं लिख देता हूँ त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, क्योंकि क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करना है, क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल A इज इक्वल टू 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। अब आधार तो हमें कितना दे रखा है, b, और ऊंचाई हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। और ये जो ऊंचाई है, ऊंचाई h है, तो h बराबर कितनी प्राप्त होगी, h बराबर देखिए यहाँ 90 डिग्री का कोण है, ये 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। तो ऊंचाई बराबर क्या प्राप्त होगी, कि ये जो कर्ण है, कर्ण में से इसको घटा दो, इसके स्क्वायर को, कि ऊंचाई बराबर पाइथागोरस प्रमेय लगाकर कि कर्ण में से x² माइनस b² अपॉन 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो अपॉन 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ऊंचाई आ चुकी है, आधार आपके पास है, तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 गुणा b गुणा अंडर रूट x² माइनस b² अपॉन 4। अब यहाँ से 4 एलसीएम ले लो, तो a इज इक्वल टू 1/2 b, और 4 एलसीएम लेंगे यहाँ से, तो अंडर रूट 4x² माइनस b² अपॉन 4, ठीक है। अब यहाँ से 4 बाहर आएगा तो 2 गुणा 2 हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 1/4 b अंडर रूट 4x² माइनस b², ठीक है। चलो तो देखिए a बराबर 1/4 b√4x² माइनस b², ठीक है, क्योंकि यहाँ से 4 आएगा, 4 का वर्गमूल 2 बार आ जाएगा, ठीक है। अब 2 गुणा 2 करेंगे तो 4। अब इसका अवकलन कर लेते हैं, इसका क्या कर लेते हैं, अवकलन। अपन को क्या दिया गया है, dx अपॉन dt, क्या दिया गया है, dx अपॉन dt -3। तो इसका किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष, ठीक है। तो dA अपॉन dt इज इक्वल टू 1/4 डॉट b, इसका अवकलन किया तो 1/2 रूट 4x² माइनस b² डी अपॉन dt यहाँ जाएगा 4x² माइनस का b², ठीक है, 4x² माइनस का b²। आगे इसका अवकलन करेंगे तो ये तो आ जाएगा 1/8, 1/8, यहाँ जाएगा 1/8 डॉट b को ऊपर लिख दो, नीचे अंडर रूट 4x² माइनस b² डॉट
इसका अवकलन करेंगे, इसका अवकलन करेंगे तो 8x और x का dx अपॉन dt। ठीक है, अब यहाँ x की वैल्यू हमें दी गई है, x की वैल्यू हमें देखो 8 से तो 8 कैंसिल कर दो और dx अपॉन dt की वैल्यू दी गई है। अब dx अपॉन dt की वैल्यू दी गई है तो यहाँ से देखो इसको बाद में लिख लेना तुम, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा डी ए अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी, डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू बी अपॉन, यानी यहाँ मैं लिख देता हूँ बी एक्स बटे में अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और dx अपॉन dt कितना है, माइनस का 3 है। dx अपॉन dt कितना दिया गया है अपन को, माइनस का 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो dA अपॉन dt, अब ये किस पर, जब x बराबर a हो जाए, तो x बराबर अपन क्या रख देंगे b, x बराबर क्या रख देंगे b। ठीक है, x बराबर यहाँ क्या रख लेंगे अपन, b रख लेंगे। तो यहाँ b रखा अपन ने, x की जगह b रखा तो क्या आ जाएगा आपके पास बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 4 b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस का 3, तो डी ए अपॉन डी टी एक्स बराबर बी इज इक्वल टू माइनस का 3b स्क्वायर अपॉन 4b में से b स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा, अंडर रूट 3b स्क्वायर, b बाहर आएगा तो डी ए अपॉन डी टी एक्स बराबर किस पर, b पर इज इक्वल टू माइनस 3b स्क्वायर अपॉन b आ जाएगा अंडर रूट 3, b से b कैंसिल होगा इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन रूट 3 डॉट बी। अब ऊपर नीचे रूट से मल्टीप्लाई कर दो, रूट कभी भी नीचे रहे तो ऊपर नीचे रूट से अंडर रूट 3 और रूट 3 अपॉन अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बी, इससे ये गया तो आंसर आ जाएगा माइनस 3 अंडर रूट 3 बी। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका माइनस अंडर रूट 3 बी। ठीक है, और ये है क्षेत्रफल में परिवर्तन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से घट रहा है। ठीक है, तो ये था प्रश्न नंबर 2, बहुत अच्छा प्रश्न था, बड़ा प्यारा प्रश्न था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन 3। अगर आपको ये वीडियो सेशन समझ में आ रहा हो, लेक्चर वीडियो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि काफ़ी बच्चों की हेल्प हो जाएगी। मैं इस वीडियो लेक्चर के अंदर सारे प्रश्न डालने वाला हूँ, A to Z प्रश्नों के ऊपर चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है, अधिक से अधिक विद्यार्थियों के पास, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है ना, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आपका लाइक करने में क्या जा रहा है भैया। अंतराल ज्ञात कीजिए, तीसरा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अंतराल ज्ञात कीजिए और v गिवन हमें दिया गया है, v गिवन, और v गिवन हमें क्या दिया गया है कि सर fx बराबर हमें गिवन है 4 sin x माइनस का 2x और माइनस x cos x बटे में 2 प्लस cos x। इसमें ये पूछा जा रहा है निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान वाले अंतराल ज्ञात कीजिए, निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान वाले अंतराल ज्ञात कीजिए। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो, आप क्या दे दो, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो। ठीक है, अब निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान के अंतराल हमें ज्ञात करने हैं, हमें अंतराल पता करने हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। फलन किसका है, x का है, तो x के सापेक्ष अवकलन कर दो। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, अब इसका हम लोग अवकलन करेंगे, देखिए अवकलन करो, f डैश x इज इक्वल टू, अवकलन थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है,
अवकलन थोड़ा बड़ा होगा। पहले तो u अपॉन वी से अवकलन करेंगे, तो u अपॉन वी का अर्थ वी स्क्वायर यानी 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है? एक एक स्टेप पर ध्यान रखना क्योंकि थोड़ा बड़ा प्रश्न, बड़ा क्वेश्चन ये थोड़ा बड़ा है। ठीक है, अब इसको तो अपन यहाँ रख देते हैं कि 2 प्लस कोस एक्स को तो यहाँ रखा। ठीक है, इसके बाद में अवकलन इसका करेंगे, इसका अवकलन करेंगे तो 4 साइन एक्स का तो 4 साइन एक्स, सॉरी, और इसका अवकलन करेंगे तो 4 साइन एक्स का आ जाएगा कोस एक्स, कोस एक्स। ठीक है, माइनस 2x का हो जाएगा 2x का हो जाएगा 2, और यह माइनस एक्स डॉट कोस एक्स है, तो एक्स डॉट कोस एक्स को अपन अलग से अवकलन कर लेते हैं कि एक्स डॉट कोस एक्स है। ठीक है, इसमें एक्स को रखा कोस एक्स का, माइनस का साइन एक्स और प्लस कोस एक्स को रखा, एक्स का हो जाएगा 1। इसको सिंपल करेंगे तो माइनस एक्स साइन एक्स और प्लस कोस एक्स। ठीक है, अब माइनस आगे है आपके पास, तो इस पूरे को माइनस से क्योंकि माइनस है ना आगे, तो इस पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस एक्स साइन एक्स और माइनस कोस एक्स, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, प्लस का एक्स साइन एक्स और माइनस का कोस एक्स। अभी तो केवल एक स्टेप का अवकलन हुआ है, अभी तो केवल एक स्टेप का अवकलन हुआ है। ठीक है, अब आगे करते हैं हम लोग, अब इसको रखेंगे, किसको रखेंगे, माइनस, इसको रखेंगे 4 साइन एक्स, 4 साइन एक्स माइनस 2x माइनस एक्स कोस एक्स कोस एक्स, और इसका अवकलन करेंगे तो 2 का तो 0 और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स। क्लियर है? अब इनको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, एक एक स्टेप को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ क्या मिलेगा आपके पास, एफ डेस एक्स इज इक्वल टू 2 को अंदर मल्टीप्लाई करा 8 कोस एक्स, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 8 कोस एक्स माइनस का 4 प्लस का 2x साइन एक्स माइनस 2 कोस एक्स। ये तो केवल 2 से मल्टीप्लाई करा है, आगे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कोस एक्स से, तो कोस एक्स से इस स्टेप को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 कोस स्क्वायर एक्स, कोस एक्स को इससे मल्टीप्लाई किया माइनस का 2 कोस एक्स माइनस 2 कोस एक्स को इससे मल्टीप्लाई किया प्लस का एक्स साइन एक्स कोस एक्स, और फिर कोस एक्स को इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, प्लस का हो जाएगा, पूरे को लिख दो ऐसा कैसा। ठीक है, पूरी स्टेप को ऐसे कैसे लिख दो, यहाँ पर क्या है, माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 4 साइन एक्स माइनस 2x और माइनस, एक मिनट, साइन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और 2x साइन एक्स है और माइनस का x साइन एक्स कोस एक्स। ठीक है, x साइन एक्स कोस एक्स। चलिए, नीचे क्या बच रहा है आपके पास, 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, ये नीचे है। अब जो स्टेप पे कट रही है उसको तो काट दो। ठीक है, देखिए यहाँ x साइन एक्स है, दिखाई दे रहा है, ये दोनों कट जाएंगे, 2x साइन एक्स है, 2x साइन एक्स से 2x साइन एक्स कट जाएगा। ठीक है, और बाकी जो पद जुड़ रहे हैं उनको जोड़ दो और जो पद घट रहे हैं उनको घटा दो। ठीक है, तो यहाँ मिलेगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, देखो 8 कोस एक्स है माइनस 2 कोस एक्स माइनस 2 कोस एक्स, अब यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, 2 और 2 4, और 8 में से 4 गए तो 4 बचेगा, तो 4 कोस एक्स तो यहाँ बचेगा। ठीक है, आगे माइनस का 4 है तो माइनस का 4 ऐसे ऐसे लिख दो आप। ठीक है, ये गया और ये भी आ गया। अब आपके पास 4 कोस स्क्वायर एक्स है और माइनस का कोस स्क्वायर एक्स है, तो कितना आएगा, प्लस का 3 कोस स्क्वायर एक्स और आगे प्लस का 4 साइन स्क्वायर एक्स, और अपोन में है ये आपके पास 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है,
अब आगे साइन स्क्वायर की जगह अपन क्या पुट कर देंगे, 1 माइनस कोस एक्स। तो आगे पुट कर दो इसमें साइन स्क्वायर की जगह कि सर यहाँ बच रहा है 4 कोस एक्स और -4 है प्लस का 3 कोस स्क्वायर एक्स प्लस का 4 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स और बटे में 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, आप 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर 4 कोस एक्स है माइनस का 4 प्लस 3 कोस स्क्वायर एक्स और प्लस 4 और माइनस का 4 कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे देखो, यहाँ 4 से 4 गया और 3 कोस स्क्वायर एक्स है, 4 कोस स्क्वायर एक्स है, 3 में से 4 जाएगा माइनस का कोस स्क्वायर एक्स। तो इधर क्या बचेगा, यहाँ तो 4 कोस एक्स है आपके पास, ठीक है, और यहाँ पर 3 में से 4 गए तो माइनस का कोस स्क्वायर एक्स और बटे में 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आगे एक स्टेप और कर देता हूं मैं। देखिए, अब यहाँ की एफ क्रांतिक बिंदु निकालने हैं, यानी बिंदु निकालने हैं, तो मैं लिख देता हूं क्रांतिक बिंदु के लिए। तो क्रांतिक बिंदु के लिए एफ डैश एक्स बराबर किसके करेंगे, 0 के। तो ये पूरा की पूरा जो फलन का मान है ये वाला, ये किसके बराबर, 0 के बराबर, यानी 4 कोस एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0। अब आप ये जानते हो कि ये तो 0 हो नहीं सकता, तो यहाँ लिख सकते हैं। अब चूंकि यहाँ 2 प्लस कोस एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं हो सकता, और ये 0 नहीं हो सकता तो ये 0 हो सकता है। ठीक है, ये 0 हो सकता है और ये 0 होगा, तो आपके पास क्या मिलेगा कि 4 कोस एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 0। इसमें से कोस एक्स कॉमन लेंगे अपन, तो कोस एक्स डॉट 4 माइनस कोस एक्स बराबर 0। ठीक है, अब इनमें भी दोनों में से भी कोई सा एक 0 होगा, दोनों में से कोई सा एक 0 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को हल करते हैं। दोनों में से कोई सा एक 0 होगा। ठीक है, देखो यहां है कि कोस एक्स, देखो यहां आपके पास कोस एक्स डॉट 4 माइनस कोस एक्स बराबर 0, तो अपन क्या लिखेंगे, या तो कोस एक्स बराबर 0 या 4 माइनस कोस एक्स इज इक्वल टू 0। अब कोस एक्स इधर जाएगा तो इधर बचेगा 4 कोस एक्स। ठीक है, क्या ये संभव है, कोस एक्स की वैल्यू कभी भी माइनस एक्स, कोस एक्स की वैल्यू क्या होती है, -1 और 1 के बीच में। यहाँ क्या मिल रहा है आपको, 4, तो कोस एक्स इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4, कि कोस की वैल्यू कभी भी 4 नहीं हो सकती, और कोस की वैल्यू 4 नहीं हो सकती तो इज नॉट इक्वल टू कह देंगे कि ये संभव नहीं है, संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ जो x है वो बिलोंग्स टू करता है, या फिर ऐसे लिख दो कि जो x की वैल्यू है -1 और +1 के बीच में होती है। x की क्या, कोस एक्स की जो वैल्यू है, ठीक है, -1 और +1 के बीच में होती है, इसीलिए ये संभव नहीं है। तो ये तो संभव है। अब देखिए कि कोस एक्स कहाँ पर 0 होता है, कोस एक्स कहाँ पर 0 होता है, यहाँ 0, यहाँ आपका π/2 होता ही है, यहाँ पाई होता है, और यहाँ 3π/2, और ये 2π का अंतराल आ गया। ठीक है, अब कोस एक्स कहाँ पर 0 होता है, कोस एक्स एक तो यहाँ पर 0 होता है, यहाँ का मतलब एक तो π/2 पर और एक 3π/2 पर कोस एक्स की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो x की वैल्यू इस अंतराल में कहाँ मिल जाएगी आपको, यहाँ लिख सकते हैं। अब चूंकि x बराबर एक आ जाएगा π/2 और एक क्या आ जाएगा 3π/2, और ये दोनों के दोनों किस अंतराल में मिल रहे हैं हमें,
ये दोनों के दोनों की x इज इक्वल टू π/2 है और 3π/2 है। ये दोनों के दोनों बिलोंग्स टू किस में है? 0 और 2π के बीच में है, 0 और 2π के बीच में है। ठीक है, अब 0 और 2π के बीच में है तो पहले अपन ले लेते हैं अंतराल और एफ डैश की प्रकृति, उससे अपन यहाँ से पता कर लेंगे कि किस अंतराल में ये वर्धमान है और किस अंतराल में ये ह्रासमान है। ठीक है, चलिए अब आपके पास बिंदु आ चुके हैं। इन बिंदुओं को अगर चाहो तो संख्या रेखा पर भी दर्शा सकते हो आप लोग। जैसे मैं एक संख्या रेखा बनाता हूँ, ये संख्या रेखा आपकी, ये संख्या रेखा है और इस संख्या रेखा पर यहाँ हमने लिया 0, यहाँ आपने लिया π/2, यहाँ पर आपने लिया जैसे 0, 4 बिंदु है, 0 π/2, एक ले लो 3π/2, 3π/2, एक क्या ले लो 2π, एक ले लो 2π। ठीक है, अब इसके बाद में जो पिछले लेक्चर वीडियो है उनको जाके देखो बेटा, उसमें पूरा बेसिक मैंने यहाँ समझा रखा है। ठीक है, पहले तो 0 से π/2, यहाँ तो लिखते हैं अंतराल, यहाँ तो क्या लिखते हैं अंतराल, अंतराल। इसके बाद में यहाँ लिखते हैं एफ डैश एक्स की प्रकृति, एफ डैश एक्स की प्रकृति, प्रकृति यानी लेस देन है या फिर ग्रेटर देन। इसके बाद में लिखेंगे वर्धमान, निरंतर, निरंतर वर्धमान, निरंतर वर्धमान, वर्धमान या ह्रासमान या अह्रासमान, ऐसे लिखते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए फर्स्ट अंतराल तो आप ये लो कि 0 से π/2 वाला अंतराल लो। अब 0 से π/2 के बीच में जो एफ डैश था हमारा, एफ डैश क्या था? एफ डैश मैंने यहाँ से हटा दिया है। ठीक है, फिर भी एफ डैश सही ऐसा ही था 4 cos x प्लस cos स्क्वायर सही। ठीक है ना, जो एफ डैश था, एफ डैश ये था हमारे पास कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ये था शायद 4 cos x प्लस 4 cos x प्लस cos स्क्वायर x, 4 cos x प्लस cos स्क्वायर x और अपॉन में 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। ये आपके पास क्या था? एफ डैश एक्स था, एफ डैश एक्स था। ठीक है ना, अब 0 से π/2, ये 0 है, ये π/2 है, इनके बीच में इस पूरे की वैल्यू क्या रहेगी? पॉजिटिव, क्योंकि ये 4 पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, ये पूरा ही पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये सारा का सारा क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो यहाँ क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है ना, तो एफ डैश एक्स यहाँ 0 से π/2 के बीच में ग्रेटर देन 0 है, अतः ग्रेटर देन 0 इसका मतलब क्या है? ये निरंतर वर्धमान है। तो एक अंतराल तो हमें निरंतर वर्धमान का क्या मिल गया? 0 से π/2। ठीक है ना, यानी जो एफ डैश एक्स की प्रकृति वो प्लस की मिलेगी, प्लस का अर्थ ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसके बाद में अगर आपको फर्स्ट अंतराल प्लस का मिलेगा तो सेकंड डेफिनेटली आपको क्या मिलेगा? माइनस का, और थर्ड क्या मिलेगा? पॉजिटिव का। ठीक है, तो यहाँ आप डायरेक्ट लिख सकते हो π/2 से 3π/2 के जो बीच में है एफ डैश एक्स की जो प्रकृति है माइनस की है, लेस देन 0 है, इसका मतलब निरंतर क्या है? निरंतर ह्रासमान है, निरंतर ह्रासमान है। ठीक है, इसके बाद में देखो यहाँ इससे भी समझ सकते हो आप कौन से अंतराल में आ गया है? π/2 से 3π/2, नेगेटिव होता है या नेगेटिव तो पूरा ही क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ पॉजिटिव या पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। और यहाँ 3π/2 और 2π इज इक्वल टू एफ डैश एक्स की जो प्रकृति है वो क्या आ जाएगी? प्लस ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये क्या है? निरंतर, निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है। तो कौन कौन से अंतराल है जहां पर निरंतर वर्धमान है? ये 2 अंतरालों पर तो क्या निरंतर वर्धमान है, और एक अंतराल आपका π/2 से 3π/2 पर क्या निरंतर ह्रासमान है। ठीक है, बड़ा प्यारा प्रश्न था, अच्छा क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो लेक्चर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं हम लोग कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए बेटा, अगला प्रश्न है, हाँ, अंतराल ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न में भी हम अंतराल ज्ञात करना है कि एफ एक्स बराबर, मैं लिख देता हूँ वी गिवन, वी गिवन। देखिए वी गिवन क्वेश्चन 4, एक एक प्रश्नों के ऊपर चर्चा करने वाला हूँ। वी गिवन क्वेश्चन नंबर 4 है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है,
एक्स क्यूब प्लस 1/x³। यहाँ ये भी कह रखा है कि x इज नॉट इक्वल टू 0 है, ये भी कह रखा है कि x इज नॉट इक्वल टू 0 है, और x इज नॉट इक्वल टू 0 पर प्रदत्त फलन वर्धमान और ह्रासमान वही अंतराल ज्ञात करने हैं जो अभी हमने इस लेक्चर वीडियो में करा था, मतलब इसके अंदर करा था, उसी अनुसार अपन ये करना है, ठीक है ना। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लो। इक्वेशन फर्स्ट मानने के बाद इसका किसके सापेक्ष इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है। यहाँ लिख दो इक्वेशन फर्स्ट डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दो, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का तो क्या आ जाएगा 3x², और इसका क्या आ जाएगा, देखो मैं करता हूँ डी अपॉन डी एक्स, और एक्स की पावर -3 आगे, और एक्स की पावर -3 -1 -4, तो -3 अपॉन एक्स की पावर 4, ठीक है, ये आएगा। तो यहाँ -3 अपॉन एक्स की पावर 4, ये इसका अवकलन आ जाएगा, ठीक है। अवकलन आने के बाद यहाँ एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x² डॉट एक्स की पावर 4 -3 अपॉन एक्स की पावर 4, ठीक है। इसको किसके बराबर, इसको एफ डैश एक्स बराबर 0 के बराबर, 0 के बराबर करेंगे तो 3x की पावर 6 माइनस का 3 और अपॉन में x की पावर 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ हम जानते हैं कि x की पावर इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो ऐसे लिख सकते हैं कि x इज नॉट इक्वल टू क्या है 0 है, तो ये तो 0 हो नहीं सकता, ये 0 के बराबर हो सकता है। 3x की पावर 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x की पावर 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की पावर 6 इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू क्या जाएगा +-1। अब आपके पास x बराबर +-1 मिला है, x बराबर क्या मिला है बेटा +-1 मिला है, ठीक है। और +-1 मिला है तो यहाँ +-1 की चर्चा कर लेते हैं। देखो x बराबर +-1 मिला है, तो यहाँ एक संख्या रेखा पर व्यक्त कर सकते हैं इसको, ये तो माइनस का 1 है और ये प्लस का 1 है, बीच में 0 ले लो आप, ठीक है ना, बीच में 0 ले लो। अब 0 लेते हैं -1 से, और इधर माइनस का इन्फिनिटी और इधर किसका प्लस का इन्फिनिटी, फिर यहाँ वही बनाएंगे अपन, अंतराल बना लो। यहाँ तो क्या लिखेंगे अंतराल, यहाँ तो लिख दो अंतराल, और यहाँ क्या लिख दो आप एफ डैश एक्स की प्रकृति, एफ डैश एक्स की प्रकृति। इसके बाद में भाई किस पर निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान या ह्रासमान, ठीक है ना। अब अंतराल पहले तो ये ले लो, -∞ से -1 के बीच में अंतराल ले लो आप लोग, इसमें से कोई सी भी एक वैल्यू लो, जैसे -2 है, ठीक है ना। अब -2 कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर x की पावर 6 पर, ये रहा, यहाँ -2 रखा तो भी पॉजिटिव है, यहाँ -2 रखा तो भी पॉजिटिव है, और ये बड़ी राशि में से छोटा जाएगा तो पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब ये -∞ से +∞ के बीच में एफ डैश एक्स की जो प्रकृति है पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब निरंतर वर्धमान होगा, निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है, ठीक है ना। इसके बाद -1 और 0 के बीच में लेनी है, 0 अपन को लेना नहीं है, यहाँ पर क्या है x इज नॉट इक्वल टू 0, 0 अपन को लेना नहीं है, प्रश्न में भी साफ साफ कह रखा है, ठीक है। अब -1 से 1 0 के बीच में कोई सी वैल्यू ले लो, जैसे आपने लिया -0.5, माइनस का 1/2, तो 1/2 यहाँ रखा, 1/2 यहाँ, देखो यहाँ 3 गुणा माइनस का 1/2 की पावर 6 और -3, ऐसा ही होगा, ये तो पॉजिटिव रहेगा, इसी को देख लेते हैं अपन, तो 1/6 यानी 3 गुणा 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2। अब देखो यहाँ एलसीएम लेंगे तो इधर जाएगा, ये बड़ी राशि आ जाएगी, बड़ी राशि आ जाएगी, इसका मतलब ये क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना। आप देख लेना थोड़ा सा, तो यहाँ -1 से 0 के बीच में क्या आ जाएगा कि एफ डैश एक्स की जो प्रकृति है वो क्या है नेगेटिव है, लेस देन 0 है, और नेगेटिव है लेस देन 0 है, तो इस अंतराल में क्या रहेगा, निरंतर ह्रासमान रहेगा, निरंतर ह्रासमान, ठीक है। यहाँ से एक पॉजिटिव वैल्यू ले लो आप, जैसे 0 से 1 1/2 लो तो भी ये निरंतर ह्रासमान, ये माइनस का आएगा, यानी 0 और +1 के बीच में भी एफ डैश एक्स की जो प्रकृति है वो क्या आ जाएगी -0, ये भी निरंतर ह्रासमान आ जाएगा, ह्रासमान। अब देखिए बेटा यहाँ x इज नॉट इक्वल टू 0, तो आपके पास केवल बिंदु क्या मिले थे हमें, बिंदु x 1 और 1, तो आप इसको यहाँ से हटा भी सकते हो, और इसको हटाओगे और यहाँ लिखोगे x इज नॉट इक्वल टू 0, अगर यहाँ माइनस मिला तो यहाँ प्लस मिलेगा। एक मिनट
अगर यहाँ प्लस का मिला तो यहाँ में से माइनस का मिलेगा और यहाँ क्या मिलेगा आपको, प्लस का मिलेगा। ठीक है, तो उसके अनुसार ही कर सकते। अब आप देख सकते हो इन दोनों में क्या मिल रहा है हमें, इन दोनों में नेगेटिव मिल रहा है, इन दोनों में क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है। -1 से 1 के बीच में पूरे में नेगेटिव है, तो जीरो को लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ से इतना भी लिख सकते थे -1 और 1। मैं इस पूरी लाइन को ये लिख सकता हूँ -1 और 1 के बीच जो एफ डैश एक्स की जो प्रकृति है -0 है, इसका मतलब निरंतर क्या है, ये निरंतर ह्रासमान, ऐसा भी कर सकते हैं। अगर मैं जीरो नहीं लिखता तो आप कहते कि सर इनके बीच में जीरो भी है, जीरो भी लिख के देखिए, इसलिए मैंने जीरो लिख दिया इसके अंदर। ठीक है ना, और यहाँ तीसरा अंतराल 1 से इन्फिनिटी के बीच में एफ डैश एक्स की जो प्रकृति है पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो यह क्या आ जाएगा, निरंतर वर्तमान आ जाएगा। तो ये अंतराल मिलेंगे आपके पास कौन कौन से, -इन्फिनिटी से -1 के बीच में निरंतर वर्तमान है, -1 से 1 के बीच में निरंतर ह्रासमान है, और 1 से इन्फिनिटी के बीच में निरंतर वर्तमान है। ठीक है, चलिए 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो ज्यादा से समझ में आ रहा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और वीडियो को लाइक जरूर करना है। ठीक है, ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाते रहूंगा, क्योंकि विविध इंपॉर्टेंट है, समझ में नहीं आते, समझना बहुत टिपिकल है विविध को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए अब आप लोग। क्वेश्चन 5 बड़ा प्यारा प्रश्न है, ठीक है ना, और बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं तो ये मानता हूँ जो क्वेश्चन 5 है बहुत ही अच्छा, तगड़ा तो कह नहीं सकता लेकिन बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, समझोगे तो। मैं तो इसका अलग ही मेथड यूज करता हूँ। ठीक है ना, कि दीर्घवृत्त दे रखा है, देखिए वी गिवन, वी गिवन, वी गिवन, यहाँ दे रखा है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। ये दीर्घवृत्त है। ठीक है, ये क्या है आपके पास, दीर्घवृत्त है। और दीर्घवृत्त के अंतर्गत समद्विबाहु त्रिभुज का महत्तम क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले हम दीर्घवृत्त बना लेते हैं, दीर्घवृत्त बना लेते हैं कि ये आपका दीर्घवृत्त है। ठीक है ना, थोड़ा सा से बना देता हूँ, देखो ये आपका दीर्घवृत्त है, ये दीर्घवृत्त है। ठीक है, देख लेना आप लोग एक बार, ये दीर्घवृत्त है, ये वाला। ठीक है ना, अब x² के नीचे a² है, इसका मतलब x क्या है, x यहाँ प्लस a है और यहाँ -a है। ये जो बिंदु है सेंटर पॉइंट 0,0 है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये a है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी कितनी है, इसकी a है। इसी प्रकार y² के नीचे b² है, b² इसका मतलब ये तो माइनस की b है। ठीक है ना, यहाँ a,0 लिख सकते हैं अपन, और -a, यहाँ भी ये लिख सकते हैं -a,0, ये बिंदु आ जाएंगे। इसी प्रकार y अक्ष पर है तो 0, -b, और ये बिंदु क्या आ जाएगा 0, +b, क्योंकि y के नीचे ये और ये, क्योंकि ये वास्तविक अक्ष होती है, ये कौन सी होती है, x अक्ष। अब प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखो, समद्विबाहु त्रिभुज का महत्तम क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष दीर्घ अक्ष का एक सिरा है। अब ये जो अक्ष है, ये वाली जो अक्ष है, ये जो वाली अक्ष है, ये दीर्घ अक्ष है। ये क्या है प्यारे भाई, ये दीर्घ अक्ष है, ये दीर्घ अक्ष है मेरे भाई। ठीक है ना, और ये दीर्घ अक्ष है, तो ये कौन सी अक्ष है, ये लघु अक्ष होती है, ये लघु अक्ष होती है। ठीक है, ये लघु अक्ष होती है। अब इस प्रश्न में ये कह रखा है कि जो दीर्घवृत्त है, दीर्घवृत्त के अंदर जो समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज का जो एक सिरा है वो क्या है, इस दीर्घ अक्ष का एक सिरा है। ठीक है ना, तो समद्विबाहु त्रिभुज का एक शीर्ष है, तो समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा ही होता है समद्विबाहु त्रिभुज का। अब समद्विबाहु त्रिभुज है या तो ये शीर्ष या फिर ये शीर्ष या फिर ये शीर्ष, तीनों में से कोई सा भी एक शीर्ष क्या है, दीर्घ अक्ष का एक सिरा। मैं इधर मान लेता हूँ कि दीर्घ अक्ष का एक सिरा ये है, और यहाँ समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं अपन, यहाँ समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। ये समद्विबाहु त्रिभुज है, चलो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है ना, और इस समद्विबाहु त्रिभुज का क्या है प्यारे भाई, इस समद्विबाहु त्रिभुज का जो एक सिरा है, इस समद्विबाहु त्रिभुज का जो एक सिरा है, इस समद्विबाहु त्रिभुज का जो एक सिरा है वो क्या है, इस समद्विबाहु त्रिभुज का जो एक सिरा है
इस समद्विबाहु त्रिभुज का जो एक शीर्ष है वो दीर्घ अक्ष का एक सिरा है और दीर्घ अक्ष का एक सिरा क्या है -a,0 है। ठीक है ना। अब मैं इस प्रश्न में क्या बार बार कहता हूं कि बेटा ये जो अक्ष है ये वाले इसको मैं बना देता हूं, केवल इसको बना रहा हूं। ये पॉजिटिव वाला है, ये पॉजिटिव वाला है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये पूरा देखो यहां से यहां तक क्या है मेरे भाई, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और ये ओरिजिन पॉइंट है, मूल बिंदु है 0,0 0,0। माना एक्स एक्स पर कितनी दूरी चलेगा ये, माना एक्स एक्स पर ए दूरी चला और वाई एक्स पर अगर बी दूरी चलेगा या फिर एक्स एक्स पर एक्स दूरी चला, मैंने कहा एक्स एक्स पर एक्स दूरी चला और वाई एक्स पर वाई दूरी चला, तो इन दोनों को मिलाने वाला जो बिंदु है यहाँ मिलेगा और ये जो बिंदु कहलाएगा पी एक्स कोमा वाई कहलाएगा। ये बिंदु का कहलाएगा पी एक्स कोमा वाई। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इसकी कितनी होगी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो x है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है y है, तब जाके पी एक्स कोमा वाई होगा। अब इसको मैं ध्रुवीय निर्देशांक के रूप में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये तो क्या है कार्तीय रूप है और इसका ध्रुवीय निर्देशांक बनाएंगे तो यहाँ थीटा मान लेते हैं और इसको r मान लेते हैं और थीटा के सामने क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। थीटा के सामने ये 90 डिग्री है और ये क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर भी मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है और इस बिंदु को मान लेंगे पी एक्स कोमा वाई, पी एक्स कोमा वाई, क्योंकि एक्स एक्स दूरी पर एक्स चला और वाई दूरी पर कितना चला, यहाँ से यहाँ तक कितना चला, ये वाई चला। ठीक है, तो अपन ये ज्ञात कर लेते हैं, ये ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, चलो अगर ये आ जाएगी तो ये आ जाएगी ये वाली। ठीक है, अब देखो ध्यान से कि ये लंब है, ये लंब है और ये कर्ण है, ये आधार है। तो आधार आपको दिया गया, x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो x में मैं r का भाग देता हूँ, x में किसका भाग देता हूँ बेटा, r का। तो x तो क्या है, थीटा के सामने लंब है तो ये आधार है, तो यहाँ लिखेंगे आधार, आधार और यहाँ लिखेंगे कर्ण, ये कर्ण है। और आधार बटे कर्ण यानी एल ए एल बटे के ए यानी आधार बटे कर्ण बराबर क्या होता है, कोस। यहाँ जाएगा कोस थीटा। इसका मतलब x बराबर क्या लिख सकते हैं, r कोस थीटा। तो इसकी जगह तो जो p बिंदु है एक तो आ जाएगा r कोस थीटा, r कोस थीटा। इसी प्रकार y को निकालें, इस y को निकालें, इस y को निकालें। तो y को निकालेंगे तो ये क्या है, r है, तो अपन लिखेंगे y अपॉन r, y अपॉन r। देखो ये y है, ये y है कि y के सामने ये y है और y अपॉन r करेंगे तो y क्या, लंब, और लंब बटे क्या है, कर्ण है। ये क्या है, लंब बटे कर्ण है और लंब बटे कर्ण बराबर क्या होता है, साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। तो y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर r साइन थीटा। या फिर आप सीधे सीधे भी याद रख सकते हो कि ये y बराबर क्या है, r साइन थीटा है, y बराबर क्या है, r साइन थीटा है। ठीक है, तो यहाँ इसके जो कोऑर्डिनेट आएंगे ये आ जाएगा। अब r की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, r की बात कर रहे हैं। तो r की जगह क्या, तो a एक्स एक्स पर तो a है, ये तो आ जाएगा a कोस थीटा और ये आ जाएगा b साइन थीटा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एक लघु अक्ष है, एक दीर्घ अक्ष है, पी एक्स वाई है, पी क्या है, a कोस थीटा है और y क्या है, b साइन थीटा है। ठीक है, y क्या है, b साइन थीटा है, b साइन थीटा है। बेटा टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, 2 बज गए रात के। ठीक है, चलो समझने का प्रयास करना, हम लोग बात तो चल रही है। देखो देखो अब यहाँ हमें क्या ज्ञात करना है, एक मिनट रुको, देखो तो दिमाग से क्या बताओ। अंतर्गत समद्विबाहु त्रिभुज का महत्तम क्षेत्रफल। तो समद्विबाहु त्रिभुज का महत्तम क्षेत्रफल ज्ञात करना है हम लोगों को। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज यही है। ठीक है, तो आप अब यहाँ आप समझ चुके होंगे कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस तो कितनी, ये y है तो ये y है, ये y कितनी है, ये y अक्ष है, b साइन थीटा, ये b साइन थीटा है। और ये x है, ये x है, ये x है, x की जगह क्या है, cos थीटा है, तो ये क्या आ जाएगी आपकी a cos थीटा, क्या आ जाएगी, a cos थीटा। बस प्रश्न यहाँ तक, ये ज्यादा बड़ा प्रश्न नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है इसकी, a cos थीटा। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, a, और ये कितनी आ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की आपको दिया गया है, ये वाली कितनी, a है, ये a है। देखो यहाँ ये लेंथ कितनी है, ये वाले b साइन थीटा, तो ये तो आधार है और ये ऊंचाई है,
ये तो आधार है और ये ऊंचाई है। इसी प्रकार ये आधार है और ये इसकी ऊंचाई है। तो एक त्रिभुज तो ये रहा, एक त्रिभुज ये रहा, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, त्रिभुज ए बी पी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल और ए बी पी का क्षेत्रफल निकालेंगे अब हम लोग यहाँ। तो 1/2 एरिया इज इक्वल टू 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। अब यहाँ आधार कितना है, आधार बी साइन थीटा है, एक बी साइन थीटा है, एक बी साइन थीटा है, मतलब एक का निकाल लेते हैं, एक को डबल से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से गुणा कर दो इसको, ठीक है ना, पूरे को। तो ए इज इक्वल टू 1/2 आधार कितना है बी साइन थीटा, बी साइन थीटा, और ऊंचाई कितनी है, देखो ये ए कोस थीटा है और ये ए है, तो ये पूरी ऊंचाई हो जाएगी इसकी, ये वाली ऊंचाई हो जाएगी। तो ए में क्या ऐड करेंगे, ए कोस थीटा ऐड कर दो, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू गुणा 2 है, 2 से 2 गया, तो बी ए यहाँ से कॉमन ले लेंगे और साइन थीटा और 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा। आप चाहो तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो कि ए बी साइन थीटा प्लस ए बी साइन थीटा डॉट कोस थीटा, साइन थीटा डॉट कोस थीटा, ठीक है ना। अब ये जो पूरा फलन है थीटा का है, थीटा का, तो थीटा के सापेक्ष इसका अवकलन कर दो। अब थीटा के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, ए डैश थीटा इज इक्वल टू, ए बी कॉन्स्टेंट है, साइन थीटा का कोस थीटा होता ही है, और प्लस यहाँ पर ए बी कॉन्स्टेंट है, साइन को रखा और कोस का होता है माइनस का साइन, तो माइनस का साइन थीटा, और प्लस यहाँ अपन किसको रखेंगे, कोस थीटा को रखा और कोस थीटा को रखा, और साइन का क्या होता है कोस थीटा। चलो, तो ए डैश थीटा इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा, और ए बी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, या फिर पहले ऐसा लिख लो, प्लस का ए बी यहाँ तो है साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर है कोस स्क्वायर थीटा। एक बार ध्यान से देख लो इस प्रश्न को कि क्या मैंने यहाँ तक सही करा है क्या, ठीक है ना। कोस स्क्वायर थीटा माइनस या साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। देखो इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ए डैश थीटा इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा प्लस ए बी, यहाँ कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि एक फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ। तो ए डैश थीटा इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा प्लस ए बी कोस 2 थीटा, ए बी कोस 2 थीटा, ए बी कोस 2 थीटा, ठीक है ना, ए बी कोस 2 थीटा। अब इसको किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर, ठीक है ना। नाउ अब ए डैश थीटा इज इक्वल टू 0, ए डैश थीटा इज इक्वल टू 0, हाँ दिखाई दे रहा है, सही है। ए डैश थीटा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से ए बी कोस थीटा और प्लस ए बी कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 0, ए बी को कॉमन लेंगे तो कोस थीटा प्लस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 0, ये प्राप्त होगा, ठीक है ना। और यहाँ ए बी इज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो यहाँ कोस थीटा प्लस कोस थीटा 2 थीटा इज इक्वल टू 0 है। अब मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पर इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, रात में वीडियो बनानी पड़ती है, दिन में टाइम मिलता नहीं है, सारे दिन स्कूलों में जाना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ ना, अब चूंकि यहाँ दिया गया कोस थीटा और प्लस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 0, कोस थीटा प्लस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 0, तो कोस थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा, कोस थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस का कोस 2 थीटा। यहाँ लिखेंगे कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस का कोस 2 थीटा, ठीक है ना। अब मुझे आप ये बताओ, माइनस का कोस 2 थीटा है तो कहाँ कहाँ पर होता है, अपन अंतराल बना लेते हैं। ये लोग माइनस का एक तो यहाँ पर होता है और माइनस का एक यहाँ पर होता है, यहाँ 0 है, यहाँ π/2 है, यहाँ पाई है। अब पाई में एक तो माइनस करेंगे और पाई में एक ऐड करेंगे, ठीक है।
तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि कोस थीटा इज इक्वल टू पाई में माइनस टू थीटा, ठीक है ना। एक आ जाएगा कोस पाई माइनस टू थीटा, पाई माइनस टू थीटा, या फिर कोस थीटा इज इक्वल टू एक क्या आ जाएगा कोस पाई प्लस टू थीटा। तो दो कंडीशन बनेगी आपकी, ठीक है। अब यहाँ तुलना कर लो, तुलना करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा पाई माइनस टू थीटा, या फिर इन दोनों की तुलना करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा पाई प्लस टू थीटा। इसको इधर लेके जाएंगे तो थ्री थीटा इज इक्वल टू पाई, इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस का थीटा इज इक्वल टू पाई, जो कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि माइनस का एंगल कभी होता नहीं है, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। और ये संभव नहीं है तो ये संभव होगा तो थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन थ्री आ जाएगा। थीटा बराबर क्या आएगा पाई अपॉन थ्री आएगा। थीटा बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा पाई अपॉन थ्री आ जाएगा। और जैसे ही थीटा बराबर पाई अपॉन थ्री मिला है, ठीक है ना, थीटा बराबर पाई अपॉन थ्री मिला है, हमको क्या करना है अधिकतम क्षेत्रफल उच्चतम, ठीक है ना, क्षेत्रफल का मान उच्चतम होता है। तो जो ए डैश दिया गया था इसी का एक बार और अवकलन करो, इसी वाले का ए डैश का, तो ए डबल डैश भी तो ज्ञात करना है अभी एक बार और, ठीक है। तो आगे देखिए, आगे देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है बेटा ये, ठीक है ना, बड़ा प्यारा प्रश्न है, बहुत अच्छा है। यहाँ से मैं अगेन वापस ए डबल डैश थीटा इज इक्वल, इसका ए डबल डैश थीटा करा तो क्या आएगा आपके पास, क्या आएगा कि सर ए बी कोस थीटा का माइनस का साइन थीटा, माइनस का ए बी साइन थीटा, और इसका माइनस का टू ए बी साइन टू थीटा, ठीक है ना, ये आएगा। अब देखो यहाँ माइनस का है, यहाँ माइनस का है, ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे थीटा पाई अपॉन थ्री रखेंगे, यानी थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन थ्री रखा, और थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन थ्री पर ए डबल डैश पाई अपॉन थ्री इज इक्वल टू माइनस ए बी साइन पाई अपॉन थ्री और माइनस टू ए बी, तो भी किसका मिलेगा साइन टू पाई अपॉन थ्री। इसका मतलब ए डबल डैश पाई अपॉन थ्री है, ये नेगेटिव मिलेगा, नेगेटिव का मतलब लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो है। और लेस देन जीरो का अर्थ क्या होता है कि फलन का जो ग्राफ है लगातार ऊपर से नीचे 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 की तरफ बढ़ रहा है, और फलन का ग्राफ जो ऊपर से नीचे की तरफ बढ़े, फलन का ग्राफ जब ऊपर से नीचे की तरफ बढ़े तो ऊपर से नीचे की तरफ जो ऊपर वाला जो बिंदु है वो क्या कहलाएगा उच्चतम। अतः अपन क्या लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन थ्री क्या है उच्चतम, उच्चतम बिंदु है, ये उच्चतम बिंदु है, बिंदु है। अतः त्रिभुज का अधिकतम क्षेत्रफल, अतः 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 मैं लिख देता हूं दीर्घवृत्त के अंदर, अतः दीर्घ वृत्त के अंदर अंदर समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज त्रिभुज का महत्तम क्षेत्रफल, महत्तम क्षेत्रफल यही पूछा जा रहा है कि महत्तम क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, महत्तम क्षेत्रफल, महत्तम क्षेत्रफल। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या पाई अपॉन थ्री मिली है, थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या मिली है पाई अपॉन थ्री। तो थीटा की वैल्यू कहां पर रखेंगे जो आपके पास ए दिया गया था, ठीक है ना। तो यहाँ जो ए थीटा था, ए थीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या आया था एक बटा दो गुणा आधार गुणा ये तो आया था ए बी साइन थीटा, ए बी एक मिनट एक बटा दो ये तो था एक बटा दो गुणा आधार गुणा ऊंचाई, हटा दिया मैंने उसको ना, आधार गुणा ऊंचाई। तो ए थीटा इज इक्वल टू एक बटा दो आधार कितना था बी साइन थीटा, बी साइन थीटा गुणा ए प्लस ए कोस थीटा, यही था। और गुणा दो से करेंगे तो दो से दो कैंसिल हो गया था। अब थीटा की वैल्यू यहाँ रख लो, आप यहाँ पर थीटा की वैल्यू पाई अपॉन थ्री रख लो, आंसर आ जाएगा। पाई अपॉन थ्री यहाँ रखा और बी साइन पाई अपॉन थ्री यहाँ रखा और ए प्लस ए कॉस पाई अपॉन थ्री यहाँ रखा, इसको सरल कर लेना, हल कर लेना, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं आज की क्लास के अंदर, और छठा सातवां आठवां नौवां 6 7 8 3 क्वेश्चन मैं कल डालूंगा, ठीक है। टाइम बहुत हो चुका है, आज की क्लास में इतना ही काफी है। टेक केयर, बाय बाय। आई होप ये लेक्चर वीडियो आपको समझ में आया होगा, और लेक्चर वीडियो समझ में आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और जितने भी अपने क्लासमेट है क्लास साथी है उनको बताइए एक बार कि